Hello and welcome to Amjad Academy. I welcome to you to the next part of our chapter AC Circuits, chapter 13. हम क्लास 12 का पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. हम सिंपल AC सर्किट्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सिंपल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की स्टडी की थी. उसमें करंट और EMF का वेरिएशन उसकी स्टडी की थी और फिर हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और साथ ही साथ फेज़र डायग्राम की स्टडी की थी. आज मैं आपके सामने एक नया सिंपल AC सर्किट लेकर आया हूं और अब हम इस्तेमाल करेंगे इंडक्टर. तो AC अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे एक इंडक्टर को. तो इंडक्टर एक कॉइल होता है जो सेल्फ इंडक्शन की वजह से उसके अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है. उसी तरह के इस इंडक्टर को हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे. तो यहाँ पर मैं एक सर्किट ले रहा हूँ, इंडक्टर ले रहा हूँ. यहाँ पर ये इंडक्टर का सिंबल है, इस तरीके का ये इंडक्टर का सिंबल है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस है कैपिटल L. की लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ लगाएंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज. ये की है और यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया गया और ये वैरी होता E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी के साथ. E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, जिसके वजह से इसके अंदर से इंस्टेंटेनियस करंट I फ्लो होगा इस कॉइल के अंदर से जब आप ये की के को क्लोज कर देंगे. तो वी नो दैट द इंड्यूस्ड EMF, यहाँ पर ये इंडक्टर है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L लिया गया है. तो ये जो इंड्यूस्ड EMF है E इज इक्वल टू, चूंकि ये करंट चेंजिंग करंट रहेगा, 0 to maximum, then maximum to 0, then from 0 to negative maximum and then again 0. So such an alternating current will be producing changing magnetic flux surrounding this coil and EMF will be induced, and that E is given by E is equal to minus, of course E applied EMF is changing in this way also. E is equal to E0 sin omega t. This is the variation in the applied EMF, applied alternating voltage. But in case of inductor, it is given by E is equal to minus L into di by dt, minus L into di by dt, where this L is the inductance of the coil, of the inductor. Capital L is the inductance. In fact, it is the self-inductance. Now, besides this, so back EMF will be formed in this coil which will oppose this EMF. In fact, this can also be taken as the back EMF. So in magnitude they are equal, in direction they are opposite. So I can say in magnitude, this E in magnitude is given by E is equal to, if I remove this minus sign, so it will be L into di by dt. E is equal to L into di by dt. But here I am interested in determining the equation for this current I. I want to know the equation of this current I. So that's why what I will be doing, taking this di to this side. So the equation changes like this. Di is equal to E into dt and L will go into division. So E into dt upon L. This is the change in current. Now if I want the total instantaneous current, then I should इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. टोटल करंट अगर आपको निकालना है तो आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. बट एट द सेम टाइम हियर यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ EMF E, of this EMF E. So that should be equal to E is equal to E0 sin omega t. E is equal to E0 sin omega t. So I'll integrate this. So integration of di will give me I, the instantaneous current I is equal to integral of E upon L into dt. Now this is equal to, therefore I is equal to, here L is constant, so that will come outside the integral, and here we will take the integral of E की value, E value E is equal to
E0 sin ओमेगा टी इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे E0 sin ओमेगा टी इंटू डी टी। Now therefore I is equal to इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन E0 कांस्टेंट है वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो E0 अपॉन L। जब आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी लेंगे तो दैट विल गिव यू माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। एंड जिसके रेफरेंस में ये इंटीग्रेशन लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी लिया जा रहा है, तो टी के साथ यह मल्टीपल ओमेगा है, तो विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय ओमेगा। ये इंटीग्रेशन अब कंप्लीट हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, बट टी के साथ हम यहां पर इंटीग्रेशन ले रहे हैं, टी के साथ इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो टी के साथ यहां पर साइन के एंगल में ओमेगा है, तो ओमेगा से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए यहां पर ये ओमेगा आया है। सो नाउ आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू therefore I is equal to E0, I can take this minus sign here, E0 upon omega L. I hope this is visible. I is equal to minus E0 upon omega L. If Avis sir can help me that this is visible. So cos of ये ओमेगा यहाँ पर ओमेगा जो है वो डिवीजन में जाएंगे। आई एम सॉरी, दिस ओमेगा शुड कम हियर। ओमेगा it comes into division after the integration. It will be upon omega, which I have taken it here. So I is equal to minus E0 upon omega L into cos omega t will remain as it is, cos omega t. I hope this is visible. So let me write this equation once more on this side. On this side, so I was here, this. So therefore this I is equal to minus E0 upon omega L into cos omega t, into cos omega t. But we know one of the relation, that cos theta is equal to sin 90 minus theta, यानी कि sin pi by 2 minus theta. So here for us theta is omega t. So I can replace this omega t with sin. I mean cos omega t, I can replace it by this formula, using this formula. So therefore now I becomes equal to minus E0 upon omega L into sin of pi by 2 minus theta is omega t. यहां पर ये ओमेगा टी हम थीटा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसलिए हमने ये cos ओमेगा टी हटा के डाल दिया साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। लेकिन अगर मुझे ओमेगा टी पहले चाहिए और पाई बाय 2 बाद में चाहिए, तो यहां पर मुझे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो दिस देन इक्वेशन चेंजेस टू I इज इक्वल टू माइनस E0 अपॉन ओमेगा L। यहां पर मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। You can see that here it was pi by 2 minus omega t. Now I have taken omega t first and minus pi by 2, उसके लिए मुझे यहाँ पर माइनस साइन लेनी पड़ी। So now what will be the equation? The equation will be looking like this. I is equal to minus and minus will become plus. It will be E0 upon omega L into sin of omega t minus pi by 2. This E0 by omega L is taken as I0. So I is equal to
I0 sine of omega t minus pi by 2, where this I0 is equal to E0 upon omega L, and this is said to be the peak value of current, peak value of current in the inductive circuit. इंडक्टर लिया इसलिए इसको इंडक्टिव सर्किट कहते हैं. So you can see that this is another important equation I have got. You may have a question on this. Determine the peak value of current in an inductive circuit. So the formula you will be using, I0 is equal to E0 upon omega L. E0 is the peak EMF, omega is the angular frequency, L is the self inductance. Now this we will be using, this equation we will be using when we will discuss the inductive reactance. In that case we will require this. Now we have got the two equations to compare. We have got the EMF equation as well as we have got the current equation. So the EMF was changing like this, E is equal to E0 sine omega t, and now I have got the current equation as I is equal to I0 sine omega t minus pi by 2. अब आप ये दो इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए. ये जो दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमारे हाथ लगे हैं, हमने इनको डिराइव किया है. अब इन दो इक्वेशंस को आप कंपेयर कीजिए. कंपैरिजन करने के बाद ये पता चलेगा, कुछ कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकेंगे कि पहला कंक्लूजन ये है कि करंट एंड ईएमएफ दे आर नॉट इन फेज. They are not in phase. Why? Because there is a phase difference of pi by 2 radian. तो EMF और current में there is a phase difference of pi by 2 radian. Pi by 2 radian. And I can say that इसका phase ज़्यादा है और इसका phase कम है. ये minus pi by 2 है, ये minus कर रहा है उसको. इस वजह से आप बोलेंगे कि EMF is leading and current is lagging. तो यहाँ पर जो important conclusion निकल रहा, EMF leads the current in phase by pi by 2 radian, दोनों फेज में नहीं है. जबकि जब रेजिस्टिव सर्किट लिए थे तो ये दोनों सेम फेज में आ रहे थे. साइन फंक्शन दोनों में था, लेकिन ये भी था कि वहां पर भी ओमेगा टी था और यहां पर भी ओमेगा टी था. यहाँ पर मामला कुछ और है, माइनस पाई बाई 2 का फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया. इसको आप बोलेंगे फेज डिफरेंस, यानी कि करंट और ईएमएफ दोनों फेज में नहीं है. ईएमएफ आगे है, लीड्स है इन फेज पाई बाई 2 रेडियन. या इसी पॉइंट को आप उल्टा भी बोल सकते हैं, इसको ही मीनिंग नहीं चेंज करते हुए कि करंट लीड्स का अपोजिट है लैग्स, पीछे चलता है. लैग्स द ईएमएफ in phase by pi by 2 radian, This is the important conclusion. EMF और करंट इस तरह से वेरी होंगे. Now we will show this thing graphically as we had done in our earlier case. तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लेंगे ओमेगा टी फेज लेंगे और यहाँ पर प्लस E0 लेंगे और उतना ही यहाँ पर माइनस E0 ये 0 और पाई बाई ओमेगा टी के वैल्यूज पाई बाई 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन, 2 पाई रेडियन. In the same way, we will be plotting the graph of current also. If you look at the EMF graph, this is again being repeated. So the first point here comes here. For pi by 2 it is plus E0. For pi it is 0. For 3 pi by 2 it is minus E0. And for 2 pi it is again 0. तो ये EMF का ग्राफ है, साइन कर्व है. अब यहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी. या दिस विल बी चेंजिंग.
here there will be cos function, the same equation I can write it as cos omega t. So this will be equal to I0 cos omega t. So it will vary with the cos function. The current will vary with the cos function. So here I may write it as, I can plot the graph. तो ओमेगा टी जब जीरो रहेगा ओमेगा टी तो cos जीरो हो जाएगा 1 एंड I विल बिकम I0. तो यहाँ पर प्लस I0 ले लेता हूँ, प्लस I0, उसी तरीके से यहाँ पर माइनस I0. तो जीरो के लिए प्लस I0 रहेगा, cos पाई बाय 2, जब ओमेगा टी की वैल्यू हमने लिखे पाई बाय 2 तो वो हो जाएगा जीरो, यानी कि यहां पर मिल जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा. दिस टर्म विल बिकम जीरो, सो आई विल बी I0 इंटू जीरो. देन फॉर पाई, दिस cos ऑफ पाई is -1, so it will be here, it will be in the negative maximum. Then for 3 pi by 2 it is 0, and for 2 pi it is positive maximum plus I0. Now I will connect these points. So this gives me the graph of the current. तो इस तरह से आप देखेंगे जहां पर EMF 0 है वहां पर करंट मैक्सिमम है, और जहां पर EMF मैक्सिमम है वहां पर करंट 0 है. So there is a phase difference of pi by 2 radian between current and EMF. Similarly, now we will draw the phasor diagram. The phasor diagram. So here I will be taking the horizontal axis, say x axis. Then I have current and EMF. तो आपको याद होगा कि हमने पिछली बार रेजिस्टिव सर्किट में भी ये एक्सिस ड्रॉ करे थे हमने. तो यहां पर ये आपकी y एक्सिस. तो इंस्टेंटेनियस EMF या EMF का फेजर डायग्राम ऐसा रहेगा. यहां पर ये E0 वैल्यू रहेगी, एंड बाय द प्रोजेक्शन आई कैन हैव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF E here. And now current is lagging in phase. The current is lagging in phase. So you can see that the graph will change like this. For the current, the phasor diagram will be like this. Because it is lagging, we are showing it in this axis. I mean in this quadrant. इस quadrant में देखेंगे आप. तो जाहिर सी बात है ये भी ओमेगा टी रहेगा, दिस विल ऑल्सो बी ओमेगा टी. Whereas the phase difference between these two, EMF and current, this will be 90 degree. तो यहां पर आ गया आपका I0, और इस तरह से इसका भी प्रोजेक्शन निकालें यहां पर हमने, तो हमको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा I. So this is the phasor diagram of the next circuit, that is inductive circuit. So here this much value is of E0 sin omega t. This one E0 sin omega t, whereas this value is of I0 sin omega t minus pi by 2. So in this way we have completed the second circuit, that is an inductive circuit, and we have drawn the relation between current and EMF, and from that we have got some conclusions.
Then we have drawn the graphical representation, and then finally the phasor diagram for the inductive circuit. The important equation that I will be leaving with you will be that of I0. So I0 was equal to E0 upon omega L. This I will be requiring when we will be discussing the inductive reactance. So inshallah we will continue in the next lecture. Like and share this video with your other friends, and subscribe to my YouTube channel Amjad Academy. Inshallah we will continue.